ये प्रीति कमल जी आप हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है प्रॉपर? जी सर। ओके। तो मैंने लिंक ग्रुप में डाल दिया है। वो जो लिंक है वो सारे क्लासेस के लिए वैलिड है। ओके। मैंने कुछ तीन चार पीडीएफ डाले हैं। तीन पीडीएफ डाले हैं जो कि वो स्टडी मैट है आपका। एक 70 पेज का एक पीडीएफ है वो। जो क्लासेस में आ रहे हैं उनके लिए बुक छपी हुई मिल गई है। और जो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैंने ग्रुप में पीडीएफ डाल दिया है। एक तो आपकी उसमें सीजीएसटी एक्ट है, 1 से लेकर 60 सेक्शन जो मैं पढ़ाऊंगा। देन हम्म। आईजीएसटी एक्ट है, 1 से लेकर 22 सेक्शन, 25 सेक्शन सॉरी। देन आरसीएम है। और क्या बोलते हैं, आरसीएम ऑन गुड्स एंड आरसीएम ऑन सर्विसेज जो अप्लीकेबल हो रखा है। इसके अलावा मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैं क्वेश्चन बैंक दूंगा। क्वेश्चन बैंक इन द सेंस कि ओनली क्वेश्चन आंसर होगा। जस्ट ये कि जो क्लास में हम पढ़ा रहे हैं उसको आप क्वेश्चन देख के हाथ रख के आंसर चेक कर सकते हो। और वो मैं पहले बता दूं, वो सीए क्लासेस वालों का जो होता है वो वाला है, मतलब हाई लेवल का बिल्कुल। तो इट मीन्स कि स्टडी में जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। जहाँ कमी आएगी वो होगी आप लोगों की मेहनत। प्लीज मेहनत कीजिए बहुत सारा। मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, सारा कुछ दूंगा, जिससे आप लोगों को कहीं प्रैक्टिकली कोई इश्यू होगा नहीं। राइट। सो अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग क्लास मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? एनी डाउट रिलेटेड टू जीएसटी, रिलेटेड टू इनकम टैक्स, रिलेटेड टू अकाउंट्स, रिलेटेड टू एनीथिंग? कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। अ, 11th एंड 13th। देखिए मैम, नॉर्मली क्या होता है कि जो हम जीएसटी रिटर्न, अच्छा एक चीज और, आप लोग नोटबुक में नोट मत कीजिएगा। मैंने बुक में ही हर एक 4-5 पेज के बाद ना खाली जगह छोड़ा हुआ है। ठीक है। तो आप लोग वही नोट कीजिए, क्योंकि ये कॉपी ना क्लास खत्म होने के बाद ये बुक तो फिर भी शायद रह जाए। ये कॉपी नहीं मिलने वाला, मुझे पक्का पता है ये चीजें। तो आप लोग यहीं में हर 4-5 पेज के बाद मैंने जगह दिया है, तो कहीं भी जगह बना करके लिख लीजिए, स्टार्टिंग में, पीछे। ठीक है। सो मैम का क्वेश्चन ये आया है कि 11th और 13th जो बताया था वो क्या था, एक बार दोबारा बता दीजिए। राइट मैम? सो एक सेकेंड, खुल जा भाई। ओपन विथ। ओके। सो मैम देखिए, अगर जो सेल आप लोग करते हो बिजनेस में, अगर आप सेल कर रहे हो, तो सपोज करो जनवरी 2026 में आपने सेल किया, 1 करोड़ मान लेते हैं। उसके ऊपर 18% का जीएसटी था। 18 लाख हो गया। अब ये 1 करोड़ आपने कितने लोगों को सेल किया होगा? बहुत लोग होंगे कस्टमर, एक बंदा तो होगा नहीं। तो जो उसको डिटेल, अब जो आपने जो सेल किया, वो सामने वाले को इनपुट कैसे मिलेगा? या गवर्नमेंट को कैसे बताओगे कि मैंने ये 1 करोड़ रुपए इन बंदों को सेल किया है? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक रिटर्न जारी कर रखा है, जिसको बोलते हैं हम जीएसटीआर 1। तो आप जीएसटीआर 1, जैसे उस दिन मैंने आप लोगों को दिखाया था ऑनलाइन पोर्टल पर, कि जीएसटीआर में बी2बी वहां पे पुट करते हैं। तो ये फाइल करने की एक डेट होती है 11 तारीख। 11 फरवरी हो जाएगा जन के केस में, जन केस में हर महीने 11 तारीख हो जाएगा।
सिंस आपने, फरवरी का मार्च, मार्च अप्रैल। हाँ जी, अप्रैल का मई, मई का जून, मतलब हर महीने के अगले महीने 11 तारीख तक आपको अपनी सेल की डिटेल गवर्नमेंट को देना होगा। मैंने उस दिन ये बताया था कि अगर आपका टर्नओवर पूरे साल में 5 करोड़ से नीचे है, अब बोलो कौन सा, पिछले साल का टर्नओवर, मतलब अगर मैं ये इस साल की बात कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं अभी 25-26 की बात करने जा रहा हूँ, तो 25-26 में देखने के लिए पिछले 24-25 का टर्नओवर हम देखेंगे। अगर 24-25 में मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, तो मेरे पास ऑप्शन है क्वार्टरली फाइल करने का और मंथली फाइल करने का। तो क्वार्टरली अगर आप ऑप्ट करेंगे, कम रहेगा तो जी, कम रहेगा, 5 करोड़ से नीचे रहेगा तो, नीचे रहेगा। हाँ, तो गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, कि गवर्नमेंट ने आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो आप क्वार्टरली ऑप्ट कर सकते हो और क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हो। जब आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करोगे तो उस केस में GSTR 1 नहीं जाता, उस केस में जाता है इनवॉइस फैसिलिटी करके, IFF बोलते हैं उसको, IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। उसका ड्यू डेट होता है 13 फेब, राइट। होना दोनों सेम ही होता है, बस इसमें एक बात बता दूं, GSTR में मैंने उस दिन बताया था 15 कॉलम होते हैं, याद है 15 बताया था शायद, कितने बताया था, 4 थे, 12 और 3, 15 थे, ठीक है। IFF में केवल 2 या 3 कॉलम खुलते हैं, केवल आप अपना इनवॉइस और क्रेडिट नोट डेबिट नोट डालने के लिए। बाकी सारी डिटेल, पूरा का 15 जो फेस खुलेगा, वो जब आप रिटर्न क्वार्टरली फाइल करोगे ना, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, मार्च जनवरी फरवरी मार्च, जब आप 13 अप्रैल को जब फाइल करने बैठेंगे, तो फिर जनवरी फरवरी मार्च की जो डिटेल आपने अपलोड किया है, हाँ, तो उस दिन दिखाया था ना मैंने सिलेक्ट कैसे करते हैं, राइट। तो आप लोग जनवरी फरवरी मार्च का जो भी डाटा होगा जो आपने IFF में डाल दिया है, उसके अलावा जो भी डाटा होगा आप रिटर्न फाइल करेंगे, उस टाइम पूरे 15 कॉलम भर पाएंगे। तो उसकी ड्यू डेट 11, नॉर्मल की ड्यू डेट 11 होती है, और अगर आपने क्वार्टरली ऑप्ट किया है तो IFF की ड्यू डेट कितनी होती है, 13 तारीख। क्लियर है, आगे चले। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1। आप लोगों को ये सॉफ्ट कॉपी मिल गया है, प्लीज डाउनलोड कीजिए। इनवॉइस फैसिलिटिंग, नहीं, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। सो ये जो आगे दिया हुआ है सेक्शन 1 जो दिया हुआ है CGST एक्ट का है। अब उसके आगे 60 सेक्शन खत्म होने के बाद IGST एक्ट दिया हुआ है, और लास्ट टाइम से इस टाइम मैंने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की है, मैंने इसमें पेजिंग डलवा दी है। पहले पेजिंग नहीं था, लास्ट बुक में जो था उसमें हमारे पास पेजिंग नहीं था। सो पेजिंग है या हट गया, मैंने डलवाई तो थी, हाँ है। सो पिछली बार में ये पेज नंबर नहीं होता था तो बहुत दिक्कत होती थी हमें पेज नंबर ढूंढने में, इस बार हमने पेज डलवा दिया बुक में। सो सबसे पहले सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंट, मतलब कहां पे अप्लीकेबल होगा, और नंबर 3 कमेंसमेंट, मतलब कब से अप्लीकेबल होगा, राइट। तो कह रहा है दिस एक्ट को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। मतलब एक निकनेम होता है ना, सबका निकनेम होता होगा, वैसे इसका भी एक निकनेम है CGST एक्ट। क्लियर है, मतलब नाम क्या होगा इसका, CGST एक्ट। एक्सटेंट मतलब कहां तक अप्लीकेबल होगा, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, पहले हुआ करता था, लेकिन 8 तारीख को ही, मतलब 1 तारीख से ये गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया, 1/7/2027, सॉरी 17, जुलाई 2017 में ही आया, राइट। और 8 तारीख को गवर्नमेंट ने इसको भी ठीक कर दिया। अगर आप ये देखोगे, यहां पे देखो, ये स्टार मार्क किया हुआ है, यहां देखो आप लोग, मैं आप लोगों को लॉ पढ़ना भी सिखा रहा हूं साथ साथ। ये स्टार मार्क का मतलब क्या था, पहले ये ऐसे हुआ करता था, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देन 8 तारीख को गवर्नमेंट ने इसको रिमूव करा दिया, एंड इट बिकम्स इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, मतलब अगर बोलोगे 7 दिन तक GST अप्लीकेबल नहीं था, कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में। अब आप सबसे मुझे एक क्वेश्चन है कि नेक्स्ट, इट शैल बी कम इनटू फोर्स ऑन डेट, कब आएगा ये कमेंसमेंट, कब होगा, व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट। ठीक है, तो इसकी जो डेट है वो 1/7/2017 थी,
एक साथ 2017 से होल ऑफ इंडिया पे अप्लीकेबल था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बट 8 दिन के बाद ही, 7 दिन के बाद ही उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में अप्लीकेबल करा दिया। इट मींस जो जीएसटी एक्ट है इट इज अप्लीकेबल ऑन होल इंडिया। डन। अब मुझे आप में से सब बताइए, सब ज्योग्राफी के एक्सपर्ट होंगे, इंडिया मतलब क्या होता है, मतलब कहां से कहां तक? उससे कन्याकुमारी कश्मीर से कन्याकुमारी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह सब है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी सब होगा। नेक्स्ट, और बताइए, बताते जाइए। Gujarat to Arunachal on the latitudinal यस, side. और बताइए, बहुत बढ़िया। और बताइए, और कहाँ का, क्या समुद्र तल में एप्लीकेबल होगा? हाँ, समुद्र तल में हाँ होगा। एप्लीकेबल। हाँ होगा, क्योंकि इंडिया की अगर वो वाटर की स्पेस है तो क्यों नहीं होगा। यदि वहाँ पे कोई यदि कोई अननोन हमारा टापू है जहाँ से भी कहाँ तक होगा? समुद्र में। समुद्र में हिंद महासागर नहीं, में टापू हो या ना हो, अगर हमारी वाटर स्पेस है तो वहां पे भी होगा ना, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ इंडिया। यस, और हवा में कहाँ तक होगा? बोलोगे हवा में जीएसटी हमारी एप्लीकेबल लगेगा? हमारी एयर स्पेस में होगा, जितनी इंडिया की एयर स्पेस है वहां पे भी होगा, क्योंकि वो इंडिया की है। रचना मैम तो कह रही लगेगा, आप कह रहे नहीं लगेगा हवा में। हाँ, तो एविएशन भी तो चलता है ना, उसमें भी हवा तो में जीएसटी है। जहाँ कारोबार होगा क्यों? तो जीएसटी जब आप यहाँ मुंबई से लेके जब आप उड़ते हो, दिल्ली से मुंबई उड़ते हो, तो क्या उस पर जीएसटी लगता? लगती लगती है। लग तो जाता हाँ, है अब लगती इंडिया है, की लगती डेफिनेशन है। पढ़े आगे। एयरपोर्ट पे लग जाती है। चलो, तो अब हम पढ़ते हैं इंडिया की डेफिनेशन। ठीक है, इंडिया मतलब क्या है, राइट? इसी में आगे चलेंगे तो सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में कहीं इंडिया होगा, अब ढूंढिए। ए चल रहा है, ए के बाद क्या आएगा अभी? आई तक पहुंच जाइए, पेज पे जाइए, पलटते पलटते जिसको जल्दी मिल जाए। सेक्शन 2 में सेक्शन 2 में ये बिजनेस तक आ गए, सी शुरू हो गया है। सी, आई फॉर इंडिया मिलेगा आपको, देखो इंडिया कहाँ मिलेगा जाके। 100 नंबर पे है क्या, या 101 पे? हम्म। 50 पे तो नहीं है, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, देखिए बताइए कौन से नंबर पे है। GHIJKL, ये रहा। आई, आई इनपुट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, इंडिया, ये रहा 56 नंबर पे है, पेज नंबर 756। अब तक 56। इंडिया मीन्स, पढ़ेंगे आप इंडिया का मतलब। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर ऑन आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में कहां तक रेफरेंस है, बता सकते हैं कोई मुझे? जहां तक मुझे नॉलेज है, अगर देख लीजिएगा भारत का कोई तस्वीर उलूल, अगर थोड़ा सा वैसे वैसे मिल जाए तो प्लीज माफ कीजिएगा मुझे, मैं जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये आपका इंडिया है आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग। क्लियर है? मतलब यहाँ हमारे जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी आ गए, यहाँ क्या सर, गुजरात से लेके इधर जो हमारे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह सारे स्टेट्स आ गए, जो 28 स्टेट है। उसके अलावा अंडमान निकोबार जो है वो भी आ जाता है, राइट? तो आर्टिकल 1 में ये हमारा इंडिया है, राइट? उसके अलावा इट्स टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर मतलब इसके आसपास के वाटर्स जो होते हैं, कितने दूर तक? टेरिटोरियल तब वाटर इंडिया की मतलब होता है वाटर स्पेस है। 12 नॉट्रिक माइल। हम्म। हाँ कॉन्टिनेंट शेल्फ टेरिटोरियल वाटर, सीवीड, सबसॉइल। सीवीड क्या होता है, सबसॉइल क्या होता है? सीवीड मतलब समुद्र तल के नीचे, सी बेड, सी बेड, इसके सब नीचे। सॉइल, जितने भी आसपास का एरिया है, पानी के नीचे की मिट्टी, पानी के नीचे का सारा एरिया जहाँ से हम लोग मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, एवरीथिंग, क्लियर ऑयल्स, है? मिनरल्स। मतलब कि समुद्र तल के नीचे सीवीड हो जाता है और सबसॉइल हो जाता है, जहां तक मट्टी है। ठीक है जी। वही सा नेक्स्ट आता है, हाँ जी, उसके आता है वाटर कॉन्टिनेंटल सेफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
ये 180 नॉटिक माइल तक होता है या 200 नॉटिक माइल तक, अभी मैं बता दो कितना होता है। ठीक है। एंड अदर मैरिटाइम जोन, उसके बाद एयर स्पेस अबव टेरिटरी एंड टेरिटरी वाटर। मतलब कि ये जो मैंने बताया आपको, ये 12 नॉटिक माइल तक टेरिटरी वाटर होता है, उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिक माइल तक होता है। ठीक है। इधर हम्म। इधर 200 नॉटिक माइल तक नीचे, तो वो सारा क्या है, इंडिया। और उसके ऊपर का एयर स्पेस। क्लियर है? इंडिया का हम्म। मतलब पता चलेगा आप लोगों को। जी सर। आगे चले। ये देखिए, ये रहा, ये इमेज देख लीजिए। जूम कर दो थोड़ा सा, आजा भाई। ये देखिए यहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ, ये देखिए, ये क्या है आपका, टेरिटरी वाटर। दिख रहा है टेरिटरी वाटर, यहाँ भी देख लीजिए। टेरिटरी वाटर कब तक है, 12 नॉट्रिक माइल तक। देखिए यहाँ पे, ये लैंड है, उसके बाद 12 नॉट्रिक माइल तक कितना है, टेरिटरी वाटर। उसके बाद शुरू होता है कॉन्टिनेंटल, क्या ये कॉन्टिजियस जोन, ये कितने नॉट्रिक माइल तक है, 24 नॉट्रिक माइल तक। उसके बाद आता है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये कितना है, बेस लाइन से 200 नॉट्रिक माइल तक। उसके बाद क्या आ जाता है, हाई सी एरिया, यहां पे नहीं है हमारा। ठीक है। हमारा इंडिया कहां तक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन तक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक इंडिया माना जाता है। ठीक है जी। उसके नीचे जो सब सॉइल वगैरह है ना, ये यहां तक भी हमारा इंडिया है। अगर यहां से भी कुछ खनिज पदार्थ निकाल के बेच रहे हो, ये जमीन है, समुद्र तल के नीचे जमीन। ठीक है। तो ये क्या है, इंडिया। डन। अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, सेक्शन 1 खत्म हो चुका। एनी डाउट? नो सर। मतलब जीएसटी कहाँ लगता है, समझ में आ गया? हम्म। क्लियर है? डन। यस सर। इसके अलावा बिजनेस करो, जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके अलावा आप इंडिया से बाहर कहाँ भी बिजनेस करो, जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, फिर वहां लॉ लगेगा। राइट। अच्छा सर, मैं पहले क्लास में बताना भूल गया कि डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट जी। टैक्स इंसान की पर्सनल इनकम पे लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स या सर्विसेज पे लगता है, जो कि एक बंदा कस्टमर से रिकवर करके देन पे करता है। मैं एक बार दोबारा थोड़ा सा पॉज ले लेता हूँ इस सेक्शन के बाद, और मैं एक चीज, मेन चीज जो है वो बता देता हूँ, ताकि थोड़ा सा हमें इजी रहे। क्योंकि जो इनकम टैक्स पढ़ गया है उनको तो पता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो जीएसटी होता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सपोज अगर एक बंदा है, इसने अपना बिजनेस किया हुआ है, ठीक है, ए बी सी बैग लिमिटेड, ये बैग बना के बैग बेचता है। इसी बिजनेस में से ये अपनी सैलरी भी निकालता है। इसके पास एक दो घर है, तो उससे रेंटल भी आता है। मान लो 1 करोड़ की सैलरी निकालता है ये, रेंटल 10 लाख रुपए आता है। ठीक है। इसकी इनकम हो गई 1 करोड़ 10 लाख रुपए। राइट। अब हम्म। इसमें से इसको एट द रेट 30% का टैक्स पे करना पड़ता है। हालांकि रेंटल में कुछ रिबेट मिलता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सैलरी में कुछ परक्यूजिट्स मिलते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन इसको 30%, मतलब 33 लाख रुपए इसको देने होंगे गवर्नमेंट को, और बच गया 67 लाख। इसके मोटा हाथ में जो कमाया हो कितना है, 67 लाख रुपए। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स।
ये आपके इनकम में से गवर्नमेंट को जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? इसी बंदे ने एक बिजनेस किया हुआ है जिसमें वो बैग बना करके बैग बेचता है। अब बैग बना के बैग बेचेगा तो उसके ऊपर इसको जीएसटी चार्ज करना है। मान लो 10,000 का बैग बेचा, किसको बेचा? पीक्यूआर लिमिटेड को। तो उसके ऊपर वो 18%, मैं रेट नॉर्मल ले रहा हूं ताकि याद रहे। उसने 10,000 प्लस 11,800 रुपये उसने उससे लिए। ठीक है, देन आगे अभी इस केस में इस बिजनेसमैन को, जो ये आपका एबीसी बैग लिमिटेड, वो 11,800 में से 1,800 रुपये जो जीएसटी है किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। किसको देगा? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को देगा। गवर्नमेंट को। अब मैं इनडायरेक्ट इसलिए बोल रहा हूं कि इस केस में इसको अपने जेब से देना था। हम्म, इस केस में ये मालिक तो है, बिजनेसमैन है, लेकिन उसको किसी से कलेक्ट करके देना है गवर्नमेंट को। आगे जो पीक्यूआर लिमिटेड है उसने बैग बेच दिया, ए बी सी डी इंडिविजुअल को, आपको हमें बेच दिया। अब वो एक बैग 1,000 रुपए का था, तो वो हमसे 180 रुपये कलेक्ट करेगा। हम्म, मतलब इसको हो जाएगा यहाँ पे, फिर वो एक बैग इतना था तो 180 रुपये पीक्यूआर लिमिटेड फिर गवर्नमेंट को पे करेगा। ऑफ कोर्स वो इसमें से माइनस करेगा जो 1,800 पे कर रखा है, वो मैं जीएसटी के हम्म, एडजस्टमेंट सिखाऊंगा आप लोगों को। बट आप इनडायरेक्ट समझिए कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितना जीएसटी कैसे कैसे जा रहा है। 1,800 इसने कलेक्ट किया, वो गया 180 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पे कलेक्ट होगा। हो सकता है ये 1,000 रुपए के बैग को हो सकता है 2,000 में बेचना शुरू करे, राइट? तो वो 360 रुपये कलेक्ट करेगा। वैसे ऐसे 10 बार कलेक्ट करेगा, 10,000 का बैग 20,000 में बेच दिया, तो गवर्नमेंट पे 36 पर अगर 18% लगाते हैं तो कितना जाना चाहिए जीएसटी? 3,600 रुपए। लेकिन 1,800 इसने ऑलरेडी पे कर रखा है, तो 1,800 माइनस करके 1,800 गवर्नमेंट को चला जाएगा यहां से, राइट? तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए कहा जाता है कि जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है वो टैक्स पे करता है। ये लिमिट लिमिट कितना है इसको बेचने का? अगर बेचता है तो कहाँ तक जीएसटी वो दे सकता है? कौन? जो अगर 1,800 का बैग खरीदा है, 1,000 का बैग खरीदा है, 1,000 रुपए का खरीदा, हाँ फिर उसने दूसरे को बेचा हाँ 2,000 में, 2,000 रुपए, हाँ वो लिमिट कहाँ तक है? मतलब वो कहाँ तक बेच सकता है? और 2,000 रुपए में। 2,000 रुपए नहीं, एक सेकेंड, तुम क्या क्वेश्चन क्या तुम्हारा कि ये मतलब कितने? प्राइस इसने 1,000 को 2,000 क्यों कर दिया? ये क्वेश्चन है कि 2 का 4 क्यों नहीं किया, 4 का 10,000 क्यों नहीं किया, 10 का 50,000 क्यों नहीं किया, और ये कहां तक जा सकता है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, राइट? सबसे पहली बात, अगर तुमने 1,000 का बैग 2,000 में बेचा है तो एक दुकान बगल में खुलेगी जो 1,000 का बैग को 1,500 में बेचेगा, तुम्हारी सेल डाउन, तुम करोगे शटर बंद पार। जो 1,500 वाला उसके बगल में एक दुकान खुलेगा वो बेचेगा 1,200 रुपए में। इसे कहते हैं कंपिटिटिव मार्केट। और अगर कोई दुकान खोल ही नहीं सकता, मोनोपोली है, तो भाई जय माता दी, लेट्स रॉक, आप कुछ भी करो। लेकिन हालांकि आपका जो भी आप रेट चार्ज करोगे वो एक आपका, मतलब आप उसका कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए, अदरवाइज कोई और भी एक्ट लगता है, जैसे कंज्यूमर वाला एक्ट लगता है, एक मार्केट प्राइस का भी एक्ट होता है कि जो भी आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस रख रहे हो वो जस्टिफाई होना चाहिए। उसी के अनुसार होता है सर। आप ज्यादा कितना रख लो, जितना एक बैग के जितनी कीमत हो दे रहे हैं। नहीं, पूरी पूरी दुनिया में मेरे पास ये वस्तु एक ही है। मैं समझ रहा हूँ कि बाहर अब ये वस्तु एक है, अब खरीदने वाले 1,00,000 लोग हैं। कल मैं एक यूट्यूब पे वीडियो तो मैं तो 1 करोड़ ही बोलूं चाहे 1 अरब बोलूं, अगर खरीदने वाले खरीदा तो मैं तो बेच सकता हूँ। वही हाँ, रिलायंस मॉल में बॉम्बे में उसका 18 से 1.5 लाख 2 लाख का आता है 4-5 लाख का भी आता हो है। सकता है ना सर? मतलब ये कि जो प्राइस है, देखो पहली बात तो प्राइस जस्टिफाई तुम करो, तुम बेच रहे हो ना, तुम बोलो 5 लाख का प्राइस क्यों है, पहला क्वेश्चन। नंबर 2, अगर कल को कंज्यूमर वाले आते हैं, कंज्यूमर वेलफेयर वाले आते हैं, एक्ट है, ऑलरेडी एक्ट है इस चीज के ऊपर, 27-28 पेज का एक्ट, हमने सीए फाइनल में पढ़ा था कि आप कंज्यूमर से अननेसेसरी चार्जेस नहीं ले सकते हो, तो वो जब तुम्हारे पास आएगा तुम उसको जस्टिफाई कर दो जी मैं ये बैग 2,000 क्यों बेच रहा हूँ। बोलो जी मेरा रेंटल लगता है, मैंने 10 सैलरी रखे हुए हैं, एमबीए वाले बंदे रखे हुए हैं, वो 10 एमबीए वाले मिलकर एक बैग बेच पाते हैं, तो उनकी सैलरी कहाँ से निकालूंगा? तुम्हारे पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए रेट का, राइट? तुम एक 1,000 के बैग को 1 लाख में बेचो, 1 लाख के 1 करोड़ में बेचो, बट यस जब तुम्हारे पास इनकम टैक्स से जीएसटी और गवर्नमेंट से नोटिस है, तुम जस्टिफाई कर सको जी मैंने 1 लाख का बैग, ये 1,000 का बैग 1 लाख में क्यों बेचा है, राइट? क्लियर है? चलो नेक्स्ट चले हम, एनी डाउट यहां तक? चलिए, डेफिनेशन 2 जो है, सेक्शन 2 डेफिनेशंस, जैसे रिक्वायर होगा हम वैसे पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने इंडिया पढ़ लिया,
हाँ। ठीक है, तो आगे हम्म। चलते हैं, मैं सेक्शन सीधे 7 पे लेके चलता हूँ। यस, आइए, पहले 4 पढ़ लीजिए, क्या है मैं बता देता हूँ। है कुछ नहीं, 3 4 5 6, बट फिर भी बता देता हूँ, मतलब हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। ये जो ऐसे दिया हुआ है ना आपकी बुक में, ये कौन सी चीज कब कब अमेंडमेंट हुई ना उसकी चीजें दिया हुआ था। देखिए, ये कह रहा है कि ऑफिसर्स अंडर दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट में ऑफिसर कौन कौन होंगे। हाँ, पेज नंबर 20 पे आ जाइए, सेक्शन 3 पे आ जाइए। नहीं मतलब मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा इसको, बस ओवरव्यू दे रहा हूँ इसको, हमारे काम का नहीं इसलिए। ये कह रहा है ऑफिसर कौन कौन होंगे। सबसे पहले ऊपर से आ जाइए, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल टैक्स। पेज नंबर 20, सेक्शन 3, मिल गया। ये कह रहे हैं कि जीएसटी एक्ट में कौन कौन ऑफिसर्स होंगे वो बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है जी, तो ये होगा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। इनमें जो आईआरएस होते होंगे ना, जो सबसे टॉप लेवल के आईआरएस, जो 20 30 साल सर्व कर चुके होंगे, जज वगैरह जो होते हैं, उनको जो पदवी दी जाती है वो होते होंगे। ठीक है, चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, एडिशनल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड एनी अदर ऑफिसर एज इट मे डीम फिट। नितेश, तुम तो गए थे ना मेरे साथ जीएसटी ऑफिस में, तो तुम ये वाले तो मिल के आए हो दोनों से, असिस्टेंट कमिश्नर एनी अदर वाले से। ठीक है, तो वही ऑफिसर थे, तो ये बता रहे ऑफिसर कौन कौन होंगे। राइट, नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर। भाई, इनकी अपॉइंटमेंट जो ये करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, पेज नंबर 4 पे आ जाइए। जो ऊपर वाले ऑफिसर्स थे ना, जो अपॉइंटमेंट करेंगे, उसके अपॉइंटमेंट का प्रोसेस दिया हुआ है। पावर क्या क्या होगा उसके बारे में बोला गया है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए सर, लाइन से चल रहा है सेक्शन, पेज नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं है, लाइन से चलते चलिए। सर यहाँ दिख नहीं रहा क्या, ये रहा ना, लाइन से चलते चलिए। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन पावर ऑफ ऑफिसर अंडर जीएसटी। ये कह रहा है जो हम पावर देंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देगी नोटिफिकेशन के थ्रू, वो सारे पावर इन सारे ऑफिसर्स को होंगे। ठीक है जी। ये कह रहे हैं ऑथराइज करें, जो सेंट्रल एक्ट में जो ऑफिसर होंगे वही स्टेट में काम कर सकते हैं, वही यूटी जीएसटी में काम कर सकते हैं। मतलब स्टेट का ऑफिसर सेंटर के लिए भी काम कर सकता है, सेंटर का ऑफिसर स्टेट के लिए भी काम कर सकता है। इसमें सेंट्रल में ही अपॉइंटमेंट होता है, किसमें लेवल पे अपॉइंटमेंट नहीं। आई एम सेइंग सर कि जो सेंटर के ऑफिसर है, अगर उनको पावर दिया जाए तो स्टेट का काम कर सकते हैं, स्टेट के जो ऑफिसर को पावर दिया तो सेंट्रल काम कर सकेंगे। राइट, अगर जरूरत पड़े छापा मारने जाना है, क्या करेंगे, 100 लोगों की जरूरत है, जरूरत ही कर, और पूरे अभी यहाँ पे मान लो कोई जगह है जहाँ पे 25 ऑफिसर है, 25 सेंटर में है, 75 स्टेट में है, छापा मारने के लिए चाहिए इनको 50 100 ऑफिसर, क्या करोगे। इंस्टेंट उनको पावर देंगे, ऑथराइज करेंगे, लेटर देंगे, दिस ऑफिसर में डीम्ड एज ए सेंटर ऑफिसर, दिस ऑफिसर में डीम्ड एज ए स्टेट ऑफिसर, जाएंगे छापा मारने एक साथ। कल को एक बंदा ये भी तो बोल सकता है ना ऑफिसर बिजनेसमैन, कि भाई तू अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिखा, किस हक से आया मेरे ऊपर छापा मारने, तो उस टाइम क्या बोलेगा, तू तो स्टेट का ऑफिसर है। राइट, डन, आगे चले। ओके, द मेन सेक्शन स्कोप ऑफ सप्लाई, पूरे जीएसटी का रीढ़ का हड्डी, पूरा जीएसटी इसी पे टिका हुआ है। अगर कोई इस डेफिनेशन में फॉल होता है तो जीएसटी लगेगा, इस डेफिनेशन में फॉल नहीं होता तो जीएसटी नहीं लगेगा। अपने अपने दिमाग में जितने क्वेश्चन है अभी पूछ लीजिए, उसके बाद अभी जब सेक्शन 7 शुरू होगा तो अलग अलग और क्वेश्चन उठेंगे, तो 2 मिनट का पॉज लीजिए, और अभी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, और 2 मिनट के पॉज लेने के बाद आप लोग यहां से लेकर यहां तक, मतलब कि ये रहा स्कोप ऑफ सप्लाई से लेकर के, सप्लाई से लेकर यहां तक, ये देखिए नेक्स्ट पेज के यहां तक काइंडली रीड करेंगे 2 बार।
सेक्शन 7 को आप रीड करेंगे 2 बार, प्लीज रीड कीजिए। जब रीड हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। सेक्शन 7 सर। यस। लैपटॉप बंद कर दीजिए, जरूरत नहीं पड़ेगी लैपटॉप की, जरूरत प्रैक्टिकल में पड़ेगी जब मैं आ रहा हूँ 3 सिखाऊँ। हाँ, उसका अनुभव एक शेयर कर रहा था। अब तो चुनाव को किसे कंपनी दिला, कंपनी लगा था तो इस आईटीएल भी आईटीएल भी मतलब बहुत ज्यादा लोग हैं। पायलट भी 70 की लोग हैं। आईटीएल भी एक कंपनी नो पर्सन। सर ये 0.5 का सी पार्ट एक बारी नहीं समझ आ रहा। सारा बताऊंगा मैम, पढ़ लिया आप लोगों ने 2 2 बार। हाँ मैंने तो पढ़ लिया। चलिए, चले आगे पढ़े हम दोबारा सेक्शन सप्लाई वाला। देखिए पहली बात, सप्लाई का मतलब क्या बता देता हूँ आप लोगों को। जो पुराने सप्लाई को प्यार से जो डेफिनेशन में बता देता हूँ, सिंपल वाला क्या है। सप्लाई कुछ नहीं है, इसको सेल है। ठीक है जी। मैं बताता हूँ ये सप्लाई क्यों लिखा गया है, ये बता देता हूँ। जब पहले जो एक्ट था, पहले के जमाने में जब एक्ट हुआ करते थे, पहले के जमाने इन द सेंस 2017 से पहले, वैट लगता था गुड्स के ऊपर। हम्म। ठीक है, मतलब गुड्स जब सेल होता था
तो उस पे वैट लगता था। कोई सामान बनाया जाता था तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता था। ठीक है। और उस पे लगता था एक्साइज ड्यूटी। हम्म। राइट। और जब सर्विस होता था, मतलब कोई भी सेवा दी जाती थी, सर्विस, तो उसको बोला था प्रोविजन। अच्छा। और उस पे लगता था सेल्स टैक्स, ओ सॉरी, सर्विस टैक्स। और इस वैट के साथ लगता था कुछ सेंट्रल टैक्स वगैरह, बहुत सारी चीज लगती थी। सेल्स टैक्स भी हम्म। बोलते थे, कई कई जगह वैट बोलते थे। इंडिया में, दिल्ली में वैट बोलते थे। कई जगह अदर अदर स्टेट में उसको सेल्स टैक्स बोलते थे, कुछ भी मतलब अलग अलग नाम से जाना जाता था। अब जीएसटी में इस पॉइंट को सप्लाई बोला जाता। ठीक है ओके। जी। सेल हम्म। मैन्युफैक्चरिंग का। अब बोलोगे सर ये नाम क्यों चेंज किया गया? भाई एक बात बताइए, अब जब हम वहां जाते थे, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या था? मान लो कोई बड़ा सा कपड़ा है, पर्दा जितना कपड़ा है, और उसको काट के छोटे छोटे रिवॉल्व बना दिया, अब उसको बेच रहे थे। तो हम्म। अगर एक पर्दा परचेज किया, मतलब मान लो 100 मीटर कपड़ा बनाया, परचेज किया, और उसको 10-10 मीटर, सॉरी रुमाल का कितना साइज होता होगा जो भी है, उसमें काट काट के बेच रहे हैं, तो वो क्या मैन्युफैक्चरिंग होगी? नो। बट मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन तो बोलता था कि जब आपने 100 मीटर लेके आए तो वो कपड़ा था, और काट दिया तो रुमाल बन गया। ये एक्साइज वाले कहते थे मुझे एक्साइज ड्यूटी दे, आपने मैन्युफैक्चर किया है। सेल वाले कहते थे कि आपने कपड़ा को रुमाल बना के बेचा तो सेल्स ड्यूटी लगेगी, सेल्स टैक्स लगेगा। तो सेल्स टैक्स वाले तो फिर भी ठीक थे कि भाई आप बेचा तो सेल दे ही दो आप टैक्स। अब ईडी वाले, मतलब एक्साइज ड्यूटी वाले, कहते हैं आपने मैन्युफैक्चरिंग किया है जी, बड़े कपड़ों को काट के छोटे में बना दिया है। मतलब जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ करता था। बड़े रुई से छोटे छोटे रुई बना के बेच दिया। तो कहते थे कि देखो सेल्स टैक्स तो लगना चाहिए, लेकिन उसमें एक्साइज कहाँ से लगना चाहिए? अगर बड़े कपड़े को काट के छोटे छोटे बना दिया रुमाल, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, क्या बोलते हैं, पुराने टैक्स में। अब जब आप लोग होटल में जाते हो, होटल में आप लोगों ने बर्गर ऑर्डर किया, अब बर्गर पे सेल्स टैक्स लगेगा कि सर्विस टैक्स लगेगा? बर्गर आप सर्विस गए, टैक्स ही लगेगा। रेस्टोरेंट में गए आप, तो उसमें सेल्स टैक्स लगेगा या सर्विस टैक्स लगेगा? क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स लगेगा। सर्विस की लगेगा, वहां पे हमने आलू की बेचा है, वहां पे सर्विस दे रहा था। ये लो मैं कह रही सेल्स टैक्स, आप करो सर्विस टैक्स। हम तो कह रहे नहीं हैं नहीं, सर्विस टैक्स बोल रहे हो सर मैं। मैम क्यों सर्विस टैक्स क्यों लगेगा? आपने आलू नहीं खाया, आपने आलू की बेचा क्योंकि है। रेस्टोरेंट हमें सर्विस दे रहा है ना सर। रेस्टोरेंट का लग रहा है। तो वो जो सामान बिका आर्टिकल आर्टिकल आते आलू का क्यों आर्टिकल भी नहीं दिख रहा? आप उसमें जब बर्गर खाते हो तो आलू रहता है, वो जो रहता है, बन रहता है, वो तो प्याज रहता है। वो हमें बना के एक तरह से सर्विस दे। आप लोग अगर अभी वैट के जमाने, आप तो वैट के जमाने के हो, बताओ क्या लगता था? आपने किसी ने इनवॉइस देखी हो तो? हाँ, प्रोडक्ट भी बिक रहा है वहां पे और सर्विस भी हो रही है बेसिकली। यस। दोनों तो दोनों चीज चार्ज होता था उस टाइम। हाँ, वैट वाले दोनों चार्ज सेल्स टैक्स होता था। ऑफिसर कहते हैं आपने गुड्स बेचा है, हमें सेल्स टैक्स दो। सर्विस वाले बोलते थे जी आपने एसी में बैठा के खाना किया, सर्विस दी है, हमें सर्विस टैक्स दो। दोनों। और एक मजे की बात और, मजे की बात तो और बताता हूँ, सुनिए। जीएसटी क्यों आया वो भी बता देता हूँ, तभी तो पढ़ेगा मजा आएगा। देखिए, वैट जो कलेक्ट करता था वो कौन कलेक्ट करता था? स्टेट स्टेट। गवर्नमेंट। हाँ। अभी और भी वो जो स्टेट ही करती है जहां एक्साइज जहां मैं ड्यूटी तो। एंड सर्विस टैक्स, ये किसके हाथ में था? सेंट्रल के हाथ में। अब मैं बिजनेसमैन हूं, मेरा काम है बैग बना के बैग बेचने का। हम्म। बैग पे क्या लगेगा? वैट लगेगा गुड से? बताइए ना प्लीज। गुड है। हाँ जी। एक सेकंड, अभी अभी मुझे जवाब दीजिए, अभी क्वेश्चन नहीं, अच्छा। अभी जवाब। इधर तो ये थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा अगर इस टर्म्स में देखेंगे, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो फिर मैन्युफैक्चरिंग वाला ईडी लगेगा, और सेल भी कर ट्रेडिंग रहे हो माल तो मैम, फिर। ट्रेडिंग मान लेते हैं, ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग। ठीक है। ट्रेडिंग करते हैं, बैग परचेज हम्म। करके बैग बेचते हैं। ठीक तो है। जब परचेज किया होगा तो वैट लगा होगा। जी। ऑडिट कराया होगा तो ऑडिट फीस लगी होगी। जी। और ऑडिट फीस में क्या लगा होगा? सर्विस टैक्स।
सर्विस टैक्स। राइट। हम्म। एडवर्टाइजमेंट कराया होगा, हाँ, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट कराया होगा, क्या तो लगा भी होगा? सर्विस टैक्स। सर्विस सर्विस टैक्स। टैक्स किसी से कंसल्टेंसी ली होगी, तो सर्विस सर्विस टैक्स। टैक्स। अब एक बात बताओ, जब मैं सामान बेचूंगा तो क्या लगेगा? ओनली वैट। मेरे पास इनपुट किस तरीके का है? दो तरीके का इनपुट है, सेल्स का भी और सर्विस टैक्स का भी। हम्म। तो मुझे क्या ये सर्विस टैक्स का इनपुट मिलेगा? नहीं। पहले के जमाने में क्या मिल पाएगा बताइए? नहीं। नहीं। तो ये क्या बनता था बिजनेसमैन के लिए? कॉस्ट। कॉस्ट। क्लियर है? अगर आप हम्म। इसका इनपुट लेने जाओगे, जैसे आज के जमाने में क्या होता है, जीएसटी में आप लोग कुछ कर रहे थे, आउटपुट 1,000 का था, पीछे मेरा इनपुट है 900 रुपए का, तो 1,000 माइनस 900, 100 रुपए गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। यही होता है प्रैक्टिकली। क्या उस टाइम में ये था? नहीं था। अब नहीं। दूसरा बिजनेस लेते हैं, ऑडिट वाली, हम्म। ऑडिटर वाली लेते हैं, मतलब सर्विस सेक्टर ले लेते हैं। हाँ जी। सर्विस सेक्टर में मेरा काम क्या है? ऑडिट करना। तो मैं क्या चार्ज करूंगा? सर्विस टैक्स। यस। कंसल्टेंसी काम है, क्या करूंगा? सर्विस सर्विस टैक्स। टैक्स। ठीक है, किसी को मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दे दी, क्या चार्ज करूंगा? सर्विस सर्विस टैक्स। टैक्स। अब मेरे पास इनपुट क्या होगा? सर्विस टैक्स। मान लो मैंने एसी परचेज किया, अच्छा। परचेज कर सकता हूँ, हाँ। टीवी भी यस। कर सकता हूँ, लैपटॉप भी हाँ। कर सकता हूँ। क्या इस पे क्या लगा होगा? सॉरी, ये क्या हो गया? एक्सपेंसेस है तो हाँ। इस पे क्या लगा होगा? इन पे तो वैट लगा होगा ना, अगर वैट की बात हो रही है तो गुड्स है। यस, क्या लगा होगा? वैट। वैट। तो क्या मुझे वैट का इनपुट यहाँ मिलता? नहीं, तो ये मेरा क्या आपके बन गया? ये एक्सपेंसेस में चला जाएगा। कॉस्ट। कॉस्ट बन गया। हम्म। तो अल्टीमेटली ये बताओ, मैं सर्विस टैक्स जब पे करने जा रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो बोलूंगा जी मैंने तो स्टेट को टैक्स पे किया, वो माइनस करके दो, मुझे देगा क्या? नहीं, यहाँ पे कोई सवाल ही मुझे नहीं। वैट, जी मैं तो स्टेट गवर्नमेंट को पे करना था मुझे, जी मैंने सेंटर को पे कर रखा था, उसका भी माइनस करने दो, करने देगा क्या? हाँ। नहीं। नहीं। तो ये क्या बन जाता था? इट बिकम्स कॉस्ट कॉस्ट। फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सब पढ़ने में पता चलता है इसके खाना की। तो तभी तो, और जब जीएसटी आया था तो बताओ बता रहे थे, फिर भी हाँ हमारा चार्ज चलता ही सर, मैं क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। सो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब जीएसटी आया, तो जब जीएसटी आया भाई लोग, तो इसमें क्या हुआ कि अब जो सर्विस टैक्स का पोर्शन था उसका भी इनपुट मिलने लग गया सेल्स के केस में, और जिसका हम्म। सर्विस टैक्स था उसका सेल्स का भी इनपुट मिलने लग गया। सिंस करेक्ट। बिजनेसमैन को कितने पॉइंट ऑफ व्यू का फायदा हुआ होगा, तो कुछ क्या? टाइम तक महंगाई बढ़ी नहीं होगी, सच बताऊं तो, क्योंकि बिजनेसमैन ने हम्म। अपना रेट नहीं बढ़ाया होगा। क्यों? क्योंकि उनको एक मेजर पोर्शन था उसका इनपुट मिलने लग गया। हाँ, ठीक है। तो जीएसटी आने से ये बेनिफिट हो गया। हालांकि जीएसटी में अभी बहुत जगह है जहां पे इनपुट नहीं मिलता, जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट में, लेकिन वो सब बहुत जो प्रॉब्लम थी उसको उन्होंने हटा दिया। अब अभी बर्गर में मैं पूछ रहा था कि जीएसटी लगेगा, सॉरी, सेल्स टैक्स लगेगा कि सर्विस टैक्स लगेगा? प्रॉब्लम था ना, दोनों लगाते थे। दोनों लग गया। हाँ। 70 पे लगता था कुछ और 30 पे लगता था कुछ। हाँ। ठीक है। तो करेक्ट। अल्टीमेटली बिजनेसमैन को प्रॉब्लम होता था कि यार मैं सेल्स टैक्स भरूं कि सर्विस टैक्स भरूं। हम्म। सेल्स टैक्स भरे तो सर्विस टैक्स वाले ऑफिसर आ जाए कि भरो, और सर्विस टैक्स भरे तो सेल्स टैक्स वाले आ जाए कि तुम भरो। तो अल्टीमेटली परेशान कौन होता था? बिजनेसमैन। तो जीएसटी हम्म। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उसको हटा करके एक टैक्स लाया गया। 17 ऐसे टैक्सेस थे जिसको हटाया गया, जैसे अब एक्साइज ड्यूटी पड़ेंगे, वो हटाया गया, जीएसटी आया। सेल्स टैक्स हटाया गया, जीएसटी आया। वैट हटाया गया, जीएसटी आया। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टैक्सेस थे, उनको हटाकर क्या बोला? वन नेशन वन टैक्स। यस। ठीक है। हालांकि 2-3 टैक्स अभी भी लगते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट बहुत सारे टैक्सेस को हटा के ये सारे टैक्स लाया गया है। ठीक है जी। तो अब आप लोग पता है सप्लाई क्या है? सप्लाई कुछ नहीं है, सेल को सप्लाई का नाम दिया गया, क्योंकि पहले मैन्युफैक्चरिंग बोलोगे कि सेल बोलोगे, रुमाल काट के, सॉरी, पर्दा काट के रुमाल बेच दिया तो वो मैन्युफैक्चरिंग हुई। तो उन सब चीजों को हटाने के लिए क्या बोला? सप्लाई। क्या है? सप्लाई। चलिए अब सप्लाई की डेफिनेशन पे पहुंचते हैं हम। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, सप्लाई इंक्लूड्स
पहला, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सेल को बोला गया है सप्लाई, ट्रांसफर में सप्लाई, बार्टर में सप्लाई, एक्सचेंज में सप्लाई, लाइसेंसिंग में सप्लाई, रेंटल में सप्लाई, लीज, सर एक सेकंड, लीज में सप्लाई, डिस्पोजल मेड, अगर आपने जमीन के अंदर दबा भी दिया है डिस्पोजल हाँ तो भी सप्लाई, एग्री टू बी मेड, या आपने बोला कि दफना दूंगा या दफना दिया या दफनाने के लिए एग्री कर दिया, फॉर ए कंसिडरेशन, किसके लिए, कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दोबारा देखिए, सप्लाई मींस ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई मींस गुड्स, सर्विसेज और बोथ। ठीक है जी, सच है, सेल कर रहे हो तो सप्लाई माना जाएगा, ट्रांसफर है तो सप्लाई है, बार्टर मतलब समझते हो, तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें डाल दूंगा, अच्छा बार्टर तुम मुझे लैपटॉप दो मैं आपको कंसल्टेंसी दूंगा। अच्छा ठीक ठीक है, राइट, समझ गए, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंसिंग करना, रेंटल में देना, लीज पे देना और दफना देना, डिस्पोजल कर देना, ये सब पे जीएसटी लगता है। किसके द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा, और कब, बिजनेस के ड्यूरेशन में और कंसिडरेशन होगा तो। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे मेजर वर्ड निकाले गए हैं। पहला गुड्स, दूसरा सर्विसेज, हाँ तीसरा कंसिडरेशन, बॉटल। चौथा पर्सन और पांचवा बिजनेस। अगर ये पांच कंडीशन होती है तो ही सप्लाई है, अदरवाइज सप्लाई नहीं है। मैं पर्सनल कैपेसिटी पे लैपटॉप देता हूँ किसी को, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा भाई, पर्सनल कैपेसिटी पे दिया है। लेकिन अगर बिजनेस कर रहा है, लैपटॉप बना के लैपटॉप बेचने का काम है और देन मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ तो वो क्या है, बिजनेस। ठीक है, मैंने किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है लैपटॉप तो जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, कंसिडरेशन नहीं है, पर्सन ही नहीं है बंदा, भूत ने एक्सचेंज किया है, जीएसटी लगेगा जी, इंडिया में एक्सचेंज किया तो लगेगा। इंडिया तो सर हवा में बताया आपने, एयर स्पेस, सर हवा में, भूत तो हवा में ही होता है, लेकिन वो पर्सन है क्या, भूत पर्सन में कवर किए जाते हैं क्या, इसके लिए हम पढ़ेंगे इन सब के डेफिनेशन। मतलब अगर ये पांच चीज है तो ये सप्लाई है, और सप्लाई है तो जीएसटी है। मतलब आप ऐसे पढ़ेंगे, ये पांच चीज है तो ये सप्लाई है, सप्लाई है तो जीएसटी है। सर आगे पढ़ेंगे नीचे बी और सी और डी, उसमें किसी में पर्सन नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा, किसी में कंसिडरेशन नहीं है तो भी सर जीएसटी एक लगेगा। डाउट है। यस बताइए। सर ये जो पर्सन है, पर्सन में तो हमारी इंडिविजुअल आता है और एचयूएफ जो है वो भी आता है, तो उस पे मैडम होता मैडम है। मैडम, काजल मैडम, वेट कीजिए, मैंने भी बोला है मैं पांचों की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा फिर क्वेश्चन दूंगा। पांचों की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, पर्सन क्या होता है, बिजनेस क्या होता है। ठीक है, ये लॉ पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, लॉ ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन पे ऊपर सबसे पहले ढूंढिए सप्लाई ओ गुड्स की मीनिंग। जहां इंडिया था उससे जस्ट दो चार पॉइंट ऊपर ही होगा गुड्स, क्योंकि जी के बाद ही आई आता है। चलिए डेफिनेशन पे गुड्स पे पहुंचिए फटाफट। 50 नंबर पे होना चाहिए मेरे ख्याल से, 50 51 52 पे। कुछ बावन पे है। गुड, 52 नंबर पे पहुंचिए। पेज नंबर 7, ये पेज रहा। नंबर 4। चलिए एक बार गुड्स का भी पढ़ लीजिए, पहले डेफिनेशन दो बार पढ़ लीजिए फटाफट। Business ethical property ethics, but
सर डन। So goods means, so देखिए goods means every kind of movable property other than, बस पहले इतना रुक जाते हैं। कहां तक रुक जाते हैं? अदर देन, Other than. एवरी, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखा जा सकता है, वो सब क्या है? खत्म, फिर सारी कवरेज हो गई, सब कुछ गुड्स है। क्लियर है भाई? एसी गुड्स है, Yes. ये फायर मशीन लगाया है, टीवी, Hmm. लैपटॉप, चेयर, पेन, बुक, टोपी जो पहने आपने, जैकेट्स, मोबाइल, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल गुड्स इज अ गुड्स, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट? अदर देन, क्या मनी, मनी पे जीएसटी नहीं लगे, मनी गुड्स नहीं है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सिक्योरिटीज, मतलब शेयर मार्केट में जो सिक्योरिटी परचेज करते हो आप लोग, शेयर्स, वो जीएसटी नहीं है। शेयर लेना और देना, क्योंकि मोबाइल तो है ना, शेयर सर्टिफिकेट होता है उसका भाई, और मनी भी मोबाइल होता है जी, मनी में भी लगाओ जीएसटी नहीं भाई, ठीक है? तो मनी और शेयर्स पे जीएसटी नहीं लगेगा। एंड बिल्डिंग पे लगेगा क्या? नहीं, कहाँ लगेगा भाई? नहीं। बिल्डिंग उठा सकते हो क्या? मूवेबल फ्लैट पे नहीं, लगेगा? नहीं वो प्रॉपर्टी अलग ही रहेगी। इट्स क्लियर है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल मतलब जिसको हिला जा सकते हो। एक्सटर्नल क्लेम, एक्सटर्नल क्लेम मतलब क्या होता है? सपोज करो आप लोग बता दो, एक्सटर्नल क्लेम लाइक पहले होता था वो प्रोमिसरी नोट्स वगैरह होते थे सर, पैसे पे जो आपको काम, यदि किसी पर क्लेम करते हैं कि हमारे हाँ उस पे लगेगा ना, उस पे लगेगा लगेगा। किसी एक्सटर्नल क्लेम मतलब कि जैसे आप लोग ने बोला था कि तू ये नहीं करके देगा तो मैं तेरे पे ये चार्ज कर लूंगा, या पहले, सॉरी, अकाउंट्स में क्या होता था पहले, प्रोमिसरी नोट्स वगैरह होते थे ना, तो बोलता था कि भाई मैं इंस्टेंट आपको, क्या बोलते हैं, ये कर दोगे तो इतना का पैसा दूंगा मैं, और नहीं दिया तो भी लूंगा मैं। तो एक्सटर्नल क्लेम हुआ था सारा कुछ, मतलब कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए कुछ पैसा दिया जाता था, उसको एक्सटर्नल क्लेम कहते हैं। उस कैश पे लगे। ठीक है, मतलब वो एक तरह की सर्विस ले जाएंगे उसको वहां पे, ठीक है? एक्सटर्नल क्लेम। नेक्स्ट आता है ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ठीक है, मतलब उगता हुआ फसल, घास, और कोई भी चीज जो जमीन से जुड़ी हुई है, बेचने से पहले उसको काट देते हो या बोलते हो कि काट के बेचूंगा, इज अ गुड्स। दोबारा बोल रहा हूं, गुड्स क्या है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल गुड्स, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी। मनी और सिक्योरिटी हटा दो, क्या बच गया? एक्सटर्नल क्लेम्स, उगता हुआ घास, उगती हुई फसल, या कोई भी ऐसी चीज जो जमीन से जुड़ी हुई है लेकिन बेचने से पहले काट करके बेचोगे या बेचने का वादा करते हो, इज अ गुड्स। क्लियर है? यस सर। आगे यस चले, सर। चलिए अब 102 पे पहुंचिए, सर्विस। पेज नंबर 15, 102। सर सिक्योरिटी के नीचे था। पढ़िए, इसको भी दो बार पढ़ लीजिए। सर्विस
other variables. Money. दो बार जी दो बार पढ़िए। पढ़िए। ठीक है, मैं दो बार इसलिए बोल रहा हूँ कि एक समझ में तो एक बार में नहीं आना और दूसरी बार में नहीं आना। मैं समझ आइए देखिए, लॉ है इसलिए मैं आप जब इतने बताते डिटेल हैं में, ये डिटेल में बता रहा हूँ ना, लॉ ऐसे ही पढ़ते हैं, बहुत दिक्कत होता पड़ा, बट मैं सोच रहा हूँ थोड़े बहुत तो सिखा ही दूंगा क्लास में। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग फॉर विच कंसिडरेशन इज चार्ज्ड। कुछ भी करते हो जिसके लिए आपने कंसिडरेशन लिया है वो सर्विस है, पहली लाइन क्लियर है। दोबारा बोलता हूँ, हम्म, कुछ भी किया आपने और उसके लिए आपने पैसे चार्ज किए, कंसिडरेशन मतलब पैसे। मैं कंसिडरेशन का मीनिंग भी बता रहा हूँ, पहले तो मोटा मोटा समझिए। कुछ भी किया और आपने उसके लिए पैसे लिए, वो क्या है? सर्विस। कुछ भी किया उसके लिए मैंने लैपटॉप ले लिया, कंसिडरेशन है भाई। मैंने अपनी ऑडिट फीस छोड़ने के बजाय मैंने बोल दिया भाई 40,000 का लैपटॉप आता है और 40,000 की मैंने कंसल्टेंसी दी है, पैसा छोड़ लैपटॉप दे दो, क्या है ये? कंसिडरेशन। कुछ भी किया, मैंने बोला कि आपका था एक काम करो, घर आप मेरे नाम कर दो, कंसिडरेशन। कुछ भी किया, ये एसी था वो मेरे नाम कर दो, कुछ भी किया लैपटॉप मेरे नाम कर दो, कुछ भी था गाड़ी मेरे नाम कर दो, ये क्या है? कंसिडरेशन। कुछ भी किया, ठीक है, कुछ भी किया आपके बदले में ये कर दूंगा, ये क्या है? कंसिडरेशन। कुछ भी किया आपके बदले में वो कर दूंगा, क्या है ये? कंसिडरेशन, राइट। उसके बाद ये कंसिडरेशन है तो क्या है? सर्विस। जहां कंसिडरेशन आ गया कुछ भी करने के लिए वो सर्विस हो गया। उसके बाद इन्होंने बोला है अदर देन गुड्स, गुड्स सर्विस नहीं है, मनी सर्विस नहीं है, लेकिन अच्छा शेयर भी सर्विस नहीं है, लेकिन अगर आप ये जो लाइन है ना इसका मतलब यही है, इंक्लूड्स एक्टिविटी, ये जो ये पूरी यहां से लेके यहां तक का मतलब बता देता हूं क्या होता है इन शॉर्ट। आपके पास डॉलर है 100, राइट, $100 थे, उसके बदले आपको कितने रुपए मिलेंगे? 900। हम्म, 90 रुपये मान लेता हूँ, कितना है मुझे रेट नहीं पता, 850 मान लेते हैं, 85 रुपये। तो जब आप ये कन्वर्ट कराने जाते हो तो उसके बदले वो बोलेगा कि भाई मैं 100 रुपये लूंगा तुमसे अलग से, या 50 रुपये मेरी फीस होगी। हो सकता है ना फीस, कन्वर्जन कराने जाओगे तो पैसे लेता है ना कन्वर्जन का। तो वही कहता है कि अगर आप कोई मनी कन्वर्जन कराते हो और उसके बदले ये जो फीस दिया है, ये वाला पैसा, ये जो फीस दिया है उसके, ये सर्विस है। मनी कन्वर्ट करना मतलब मान लो $100 को मैंने आइनर में कन्वर्ट कर दिया, $100 को यार्ड में कन्वर्ट कर दिया। हम ये भी कह सकते हैं कि यदि हम किसी को सलाह देते हैं उसका हम कुछ पैसा लेते हैं, हाँ सर्विस है ना। सर्विस है ना? हाँ, लेकिन उसका भी चार्ज लगेगा। तो हम लेते नहीं कंसल्टेंसी, सीए क्या करते? कंसल्टेंसी तो देते हैं। मैं आपको क्या कर रहा हूँ? टीचिंग कर रहा हूँ, पैसे लिए नहीं मैं आपसे, कंसिडरेशन, सिंपल। ठीक है जी। कोई कहता है जी एक काम करो आप तो आप मेरे बच्चे को पढ़ा दो, मैं बदले में आपको मैं अपने सामान का शॉप से ये सामान दे दिया करूंगा, वो भी कंसिडरेशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये समझाने जा रहा हूँ कि अगर आप करेंसी चेंज कराते हो, करेंसी चेंज कराते टाइम जो कमीशन देते हो वो भी क्या है? सर्विस है। उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। किस पे लगेगा? ये 100 रुपये पे नहीं लगेगा, किस पे लगेगा? जो कमीशन लिया ना 50 रुपये, वो वाला सर्विस का पार्ट। मतलब एक एक नोट से दूसरा नोट ले रहे हैं उसके लिए कमीशन दिया जा रहा है, वो क्या है? सर्विस है। क्लियर है? गुड्स और सर्विस क्लियर हो चुका। आगे चले, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्या? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या होता है? सी पे पहुंचो, सी, सी वाले में होगा, 33-34 नंबर पे कंसीडरेशन होगा। ये रहा 31 नंबर, पेज नंबर 4। पढ़ लीजिए इसको भी, 2 बार पढ़िए, फिर बात करते हैं सर। हाँ
consideration. The different consideration is the relation to the supply of goods, of service, of both. Any comment not given? No. Any other customers that are not only simple. Center of the district. और क्लियरेंस क्या होता है सर? कुछ ना करने के लिए, हाँ? कुछ ना करने के लिए। कुछ नहीं। चले पढ़ाए आगे। कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, या तो पैसे दे दिया है या देने का वादा करते हो दोगे, वेदर इन मनी, या तो पैसे में दो या अदरवाइज दो। मनी का मतलब तो ठीक है ना, इसका मनी का भी डेफिनेशन दे रखा होगा नीचे, मनी पढ़ लेना डेफिनेशन। मनी मतलब वही है जो इंडियन करेंसी वैलिड वहां जाती है, ठीक है। दोबारा, एनी पेमेंट मेड और अग्री टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, या तो पेमेंट पैसे में देना है या किसी और तरीके से देना है। इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ, मतलब किसी चीज को सेल करने के रेस्पेक्ट में या किसी चीज के रिस्पॉन्स में या इंड्यूसमेंट, किसी चीज के दबाव में, कुछ भी। ये सप्लाई ऑफ गुड्स के सिलसिले में, सर्विसेज के सिलसिले में, वेदर बाई रिसिपिएंट और किसी और थर्ड पर्सन के द्वारा, बट सेल नॉट इंक्लूड सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। दोबारा सुनिए, कह रहा है कोई भी पेमेंट आपने दिया है या देने का वादा किया है, वेदर इन मनी या किसी और तरीके से, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब मनी दिया तो ठीक, अदरवाइज मतलब खून दे दिया, ठीक है। मतलब कंसिडरेशन पैसे भी हो सकता है, पैसे के अलावा भी हो सकता है। किस चीज के लिए? गुड्स के रेस्पेक्ट में, सप्लाई के रेस्पेक्ट में, सप्लाई के रिस्पॉन्स में या सप्लाई के इंड्यूसमेंट में, ठीक है। और बोथ किसके द्वारा दिया जाए, या तो बंदा खुद दे, लिखा है ना, बाय द रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन। अब मान लो यहाँ पे कई बंदे ऐसे होंगे जिसकी फीस खुद पे किया होगा, खुद बोला होगा कि आप नितेश, जैसे किसी के पिताजी बात करते हैं कि नितेश मेरा बेटा पढ़ने जाएगा, रिसिपिएंट कौन है? बेटा। पेमेंट कौन कर रहा है? पिताजी। हो गया। तो या तो वो पे करे या उसके बिहाफ पे कोई और पे करे। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पैसा दिया है सब्सिडी, तो वो कंसिडरेशन नहीं है। क्लियर है? पहला लाइन तो था कुछ करने के लिए, दूसरा लाइन सेम है, कुछ ना करने के लिए अगर कोई पैसा देता है या किसी और थर्ड पार्टी से दिलवाता है गुड्स में या सर्विसेज में, तो भी क्या है? कंसिडरेशन। ये देखिए शब्द दोनों में चेंज, खाली क्या है ये? फॉरबिडेंस। बोलोगे सर ये क्या होता है? कुछ ना करने के लिए कौन पैसा देता है? ऐसा हुआ है कहीं पे कुछ ना करने के लिए पैसा मिलता हो? मिलता है भाई। तुम कोई एक अच्छे बड़े अधिकारी बन जाओ, एक अच्छे बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, कुछ एक अच्छे बड़े टीचर बन जाओ जी, इस एरिया में आपको ट्यूशन नहीं पढ़ाना है, इसके लिए मैं आपको 1 करोड़ देता हूँ, हो सकता है ना करने के लिए। एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाओ, एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाओ जी, आप इस एरिया में बिजनेस मत कीजिएगा प्लीज, आप इसके लिए बेशक से मेरे से 5 करोड़ ले लो। कोई बड़ा अधिकारी जी इसका छापा मत मारना। वो तो तब गलत है, वो मतलब मैं बोला कुछ ना करने के लिए क्या मिल सकता है? ना, वो बिजनेस वाला ठीक है, ये तो ठीक है, valid नहीं है। तो बिजनेस वाला है ना, हाँ, वो वैलिड है ना सर बिजनेस वाला। मैं कंसल्टेंसी हूँ, मुझे बोलता है जी आप इस वाले एरिया में मत कीजिए प्लीज कंसल्टेंसी, मैं उसके लिए आपको 2 लाख रुपए देता हूँ, 1 साल में आप मत कीजिए, 1 साल तक मैं जमा लूंगा, उसके बाद तो आपको मैं वैसे ही हटा दूंगा। ये होता है। होता है ना। तो कुछ ना करने के लिए बिजनेस दिया जा सकता है, तो दैट इज कॉल्ड क्या? फॉरबिडेंस। forbearance। डन। अब वो पैसे के टर्म्स में दे, ये बोलता है जी आप यहाँ तक 1 साल तक ट्यूशन में पढ़ाइए, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, व्हाइट में दूंगा तो जीएसटी लगी जाएगा। फिर एक काम करता हूँ, मैं ये प्लॉट आपके नाम कर दूंगा, मनी के अलावा प्लॉट आ गया, आप 1 साल तक ट्यूशन में पढ़ाई, मैं आपको एक गाड़ी दे दूंगा।
मैं आपको गाड़ी दे दूंगा, देखो मनी नहीं आ रहा है लेकिन गाड़ी आ रहा है, कंसिडरेशन है ना। तो कंसिडरेशन मनी भी हो सकता है, अदर देन मनी भी हो सकता है। क्लियर है। और लास्ट लाइन में इन्होंने बोला हुआ है प्रोवाइडेड दैट डिपॉजिट गिवन इज नॉट अ कंसिडरेशन। आप लोग जब रेंट पे जाते हो, रेंट पे जाते हो तो 3 महीने का वो मांगता है, क्या बोलते हैं, डिपॉजिट मांगा जाता है, 3 महीने का डिपॉजिट मांगा जाता है। हम्म। लेकिन जब आप रेंट, जब अगर आप देखोगे वो 3 महीने का डिपॉजिट लेता है ना, बोलता है 1 लाख रुपए रेंट है पर मंथ, 3 महीने का डिपॉजिट ले तो वो आपसे 3 लाख रुपए ही मांगता है। लेकिन जब रेंट का बिल देता है ना तो 1,18,000 का बिल देता है। देखना आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी। तो हाँ हाँ। डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, साफ साफ बोला है कि अगर कोई डिपॉजिट्स दिया जाता है, जैसे हम लोग भी बिजनेस में क्या करते हैं, कोई किसी कई टर्म्स में गवर्नमेंट एजेंसी के साथ काम करने के लिए तुमसे डिपॉजिट रखवा लेते हैं, हाँ तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन सपोज मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे रेंट पे रहना था, 1 साल में रहा। तो जब स्टार्टिंग था उसने 3 महीने का मुझसे डिपॉजिट ले लिया, 3 लाख पहले ले लिया, और हर महीने 1,18,000 रुपये लेता रहा ऑफिस के रेंट का। 12वें महीने में खाली कर रहा था। ठीक है। तो मैंने सितंबर, अक्टूबर, सॉरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पैसे मैंने नहीं दिए। बोले जो मैंने एफडी हाँ। दे रखा था 3, स्टार्टिंग में जो डिपॉजिट है वहां से काट लो। तो जब वो कन्वर्ट हुआ ना कंसिडरेशन में, उस टाइम वो, उस पे टैक्सेबल। जीएसटी लगेगा, मतलब उस टाइम हाँ। कंसिडरेशन माना जाएगा। जब मैंने दिया था उस टाइम कंसिडरेशन नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, देखिए, जब मैंने स्टार्टिंग में दिया, जनवरी में दिया कि भाई मैं किसी अपने ऑफिस के लिए मैंने जगह देखा, उसने बोला कि जी 3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट लगा, 1 लाख रुपए पर मंथ का आपका रेंट रहेगा। ठीक है जी, मैंने 3 लाख दे दिया और जनवरी का रेंट दे दिया। जनवरी का रेट 1,18,000 रुपये हुआ, और 3 लाख रुपए का मेरा क्या हुआ, एसडी, सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब मुझे, मैंने इन्फॉर्म कर दिया लैंडलॉर्ड कि भाई मैं दिसंबर में खाली कर दूंगा, तो मैं जनवरी सितंबर का रेंट दूंगा नहीं दूंगा, अक्टूबर का भी नहीं दूंगा, और दिसंबर का भी नहीं दूंगा, बोलूंगा भाई जो मैंने एसडी दे रखा था वहां से काट लो। तो जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट बिकम्स कंसिडरेशन तब जीएसटी लग जाए। फिर वो बोलेगा जी 3 लाख में जीएसटी ले लो, जी 3 लाख जीएसटी वाला पार्ट ले लो मेरे से। ठीक है, डन। तो हाँ। कंसिडरेशन से, हाँ तो रिफंड हो गया, तो मैं 3 लाख आया, 3 लाख गया, बात खत्म। मतलब जो लैंडलॉर्ड ने 3 लाख रुपए लिया उस टाइम जीएसटी नहीं लगेगा, जब एडजस्ट करेगा उस टाइम जीएसटी लगेगा। और रिफंड कर दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। ठीक है। सप्लाई कब माना जाएगा, जब गुड्स होगा, सर्विस होगा और कंसिडरेशन होगा। कंसिडरेशन मैंने बता दिया। आगे चले, अब पढ़ते हैं पर्सन। किसका क्वेश्चन था, काजल, यस सर। पर्सन पे आ जाए। यस सर। मैंने इसलिए बोला था ना कि सेक्शन 7 कराने में 3 दिन लगेंगे। कितना, पेज नंबर, पेज नंबर 12, 84, पेज नंबर 12 खोलिए प्लीज। ये रहा जी पर्सन। 54 है इंडिविजुअल। काजल पढ़ो, तुम्हारा एचयूएफ आ गया। हाँ सर। एक कंपनी, एक फार्म, सब पर्सन है। सब पर्सन है। लायबिलिटी, पार्टनरशिप, ये पर्सन सर सर ये पढ़ना। तो पता है मुझे, इनकम टैक्स में पढ़ा है। अरे नीचे आओ, यही मैं बोलने वाला था इसको। नीचे आओ पहले, इनकम टैक्स से पहले सब उठ के ऊपर उठो, और नीचे आओ, अच्छा नेक्स्ट पेज पे चलो। मैम। वहां से साथ ही पढ़ेगा तुमने, यहाँ तो 16 दिखा रहा हूँ मैं भी। इनकम टैक्स, अभी मैं खाली का बात हुई इनकम टैक्स पढ़ी तो मैंने कॉर्पोरेशन। इनकम टैक्स 7 पढ़े हो केवल, हाँ सर। अगर याद होगा तो। 7 तरीके के इंसान होते हैं इनकम टैक्स में, पढ़ लिया हाँ। हमने। यहाँ देखो कहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक, एन तक है, एन फॉर नितेश तक है। सो देखिए, पर्सन इंक्लूड्स, इंडिविजुअल कौन होता है, आप मैं। सर आर्टिफिशियल क्या होता है? बताता हूँ सर, मुझे वहां तक पहुंचने दीजिए सर। मैं आप लोगों को क्वेश्चन आने से पहले क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। हाँ। ठीक है। इंडिविजुअल पता है, आप मैं रोहन मोहन सोहन सब इंडिविजुअल है। एचयूएफ पता है क्या होता है,
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अनडिवाइडेड क्या होता है, फैमिली। नॉर्मली क्या होता है, हमारे हिंदू में एक लॉ दिया गया है कि जैसे मेरे पिताजी चाहे तो वो अपना एचयूएफ एंड सन्स खोल सकते हैं, जिसके मेंबर मैं रहूंगा और मेरे भाई होंगे, जिसमें मेरे पिताजी, मैं और मेरे भाई, मेल मेंबर्स जितने होंगे वो सभी इसके मेंबर होंगे। फिर मैं अपना नितेश एंड सन्स खोलना चाहूँ तो मैं और मेरा बेटा उसका मेंबर बनेगा, ओनली मेल मेंबर्स मेंबर होंगे। Undivided. और जो लड़की होती है, जो शादी से पहले तक जो होती है, उन वो मेंबर रहती है। ठीक है, शादी के बाद वाले मेंबर, बेटी फिर वो किसी और घर की हो जाती है ना सर मैम। फिर वहां वो मेंबर है। हाँ, फिर वहां बन जाएगा अगर उन्होंने एचयूएफ बनाया तो। ठीक है, देन एक कंपनी आती है, पता है आप लोग कंपनी क्या होता है? हम्म। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रिलायंस लिमिटेड, Yes. राइट, भारती एयरटेल। ये लैपटॉप किसका है? डेल का, लेनोवो का। ये टीवी किसका है? एलजी का। ये फैन किसका है? किसका फैन होता है? गोदरेज का, सोनी का किसी को सोनी का, ओरिएंट का, ओरिएंट लिमिटेड, ओरिएंट प्राइवेट लिमिटेड। सब ये क्या होता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है जी। फर्म, फर्म आप लोगों ने 12th क्लास में बहुत पढ़ा हमने। फर्म मतलब जब एक से दो बढ़ के बिजनेस शुरू करते हैं। जब दो बंदा बिजनेस शुरू कर लेता है, एक से भले दो, मतलब दो बंदे जब आ जाते हैं, तो वो जो कंपनी नहीं है बट पार्टनरशिप फर्म होता है, उसको कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना होता है आरओसी में, और फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होता है, वहां पे कराना होता है। नहीं भी कराओगे तो भी चलता है, लेकिन फर्म्स के अपना ही नुकसान होता है। हम्म। एलएलपी, जैसे हमारी टीकेसी एलएलपी है। हम्म। ठीक है, हमारी हाँ। अकेडमी भी है, वो भी एलएलपी है। टीकेसी एकेडमी जो आप पढ़ रहे हो वो भी एलएलपी है हमारी। और हमारी जो सीए फॉर्म है, तरुण गांधी कंपनी एलएलपी, वो भी हमारी एलएलपी है। इसका भी रजिस्ट्रेशन का होता है, आरओसी में होता है। एलएलपी का फायदा क्या होता है? थोड़ा सा एक कंपनी से कम मतलब होता है, मतलब कंप्लायंसेस कम होता है और कुछ नहीं है। ठीक है। और इस केस में क्या होता है, देखो अगर कंपनी में प्रॉफिट होता है ना, तो फिर जब पैसा निकालने के लिए डिविडेंड टैक्स देना पड़ता है। एलएलपी में टैक्स नहीं देना पड़ता, जो प्रॉफिट है वो सारा पार्टनर्स के, वो निकाल सकते हैं। यहाँ निकालने के लिए हमें टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट आता है एओपी, बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, जो सोसाइटी होते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी। कोई भी हम्म। कह रहा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या तो इंडिया में इनकॉर्पोरेशन लिया हो या नहीं लिया हो, तो भी वो पर्सन है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब ग्रुप बना के कोई काम कर रहे हो, ग्रुप बना के कोई काम कर रहे हो, इकट्ठे हो गए चार लोग जी, हम तो ये करेंगे, रजिस्टर हो या नहीं हो, 20 लाख क्रॉस होगा जीएसटी पे करना। ठीक है, नेक्स्ट आइए। एनी कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश्ड बाई और अंडर एनी सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट, प्रोविजन ऑफ एक्ट, ये गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा है भाई। ठीक है, सीधा। नेक्स्ट, एनी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाई अंडर द लॉ, कंट्री इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कहीं भी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट होता है, जैसे बाहर की कंपनी इंडिया में बिजनेस करने आएगी ना, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है, ये कंपनी का ही बॉडी कॉर्पोरेट कहा गया है, मतलब बाहर आउटसाइड इंडिया में। देखो इंडिया में तो उन्होंने नाम दे दिया कंपनी, पकड़ में आने कंपनी, लेकिन बाहर में क्या लिखा होता है? एलएलसी लिखा होता है, आईएनसी लिखा होता है नाम के पीछे। इंडिया में तो कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड लिखना कंपलसरी है ना, तो ऐसे पता चल जाता है कि कंपनी है, लेकिन बाहर में क्या है? एलएलसी लिखा हुआ है, किसी देश की लिखना है एलएलसी लिखना है, किसी कंट्री में लिखना है आईएनसी लिखना है, तो नहीं पता चल पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट बोलता है एनी बॉडी कॉर्पोरेट, चाहे यहां बनाओ चाहे बाहर बनाओ। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी आप सबको पता होगा, लोकल अथॉरिटी, आरडब्ल्यू वगैरह वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, भाई देख लो यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो पर्सन। ठीक है जी। हम्म। सोसाइटी, पर्सन, ट्रस्ट, पर्सन, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द अबव। भूत, हाँ। नहीं भूत नहीं है, मतलब जब आप लोग कोई भी तरीके का जो बना लेते हैं ना सर, एसोसिएशन आर्टिफिशियल पर्सन जो आपके आते हैं इसमें, एक तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है, जैसे कि आपका जो कंपनी वगैरह बनाते हो ना सर, कंपनी जो बनता है वो भी एक इंसान ही बनाता है उस प्रोसेस को। ठीक है, तो ऐसे कोई भी चीज आपने जो बना लो जिसमें से कहीं ऊपर फॉल नहीं करता, मतलब बोलो जी ये अब कोई बंदा किसी का दिमाग चल जाए, कुछ भी बना के खड़ा हो जाए। ठीक है, एक इनकॉर्पोरेशन बना दिया इंसान में मिलके, बोलता है जी हम तो पर्सन ही नहीं है लेकिन बिजनेस कर रहा है करोड़ों अरबों रुपए का। राइट, जैसे पहले होता था चिट फंड वगैरह वाले बिजनेस होते नहीं थे, कमेटी वगैरह आप लोगों का जो हो जाता है, हम सब जिस दिन कमेटी पकड़ में आ जाएगा ना, वो इसमें कवरेज कर देंगे हाँ। अगर प्रॉफिट कंपोनेंट होगा फिर। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन ये हो गए, तो ये शायद 15-16 बनते हैं, ये क्या है? पर्सन।
ये सारे क्या है? पर्सन। ठीक है। बिजनेस की डेफिनेशन 4 मिनट में हो नहीं पाएगा, बट स्टिल मैं कोशिश करता हूँ। कौन सा? बिजनेस 5 बताया था ना मैंने अभी आपको। सब बिजनेस। गुड्स, सर्विसेज, कंसिडरेशन, पर्सन और बिजनेस। इतना होंगे तभी तो आपका जीएसटी लगेगा। चलिए, बिजनेस तो दूसरे नंबर पे ही होगा। ओह, ये रहा 17 नंबर, पेज नंबर 3। पढ़िए, 2 बार पढ़ लीजिए, फिर मैं पढ़ाता हूँ। बिजनेस। एक्टिविटी नॉट सर एक्विजिशन यही होता है ना जो हम इंडेक्स कॉस्ट में से माइनस करके जो निकालते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक्विजिशन मतलब होता है खरीदना। एक्वायर करना। खरीदना खरीदना। एक कंपनी ने दूसरे को एक्वायर कर लिया। एक्विजिशन मीन्स एक्वायर करना, एक्वायर जैसे करना आइडिया, मतलब पाना। आइडिया को एक बार वोडाफोन ने कर लिया था। आइडिया बिकम्स वोडाफोन। चले पढ़े। एनी ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन, मैन्युफैक्चरिंग, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? फोन बंद कर ले प्लीज। बिजनेस क्या है? ट्रेडिंग करना, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोफेशन करना, वोकेशन मतलब कुछ लोगों की आदत होती है घुमाने की आदत होती है, कुछ को घूमने की भी आदत होती है, एडवेंचर। उसके लिए बिजनेस। वेगर मतलब पता क्या होता है? वेजर वो जो टोटली करता है ना कसिनो में बैठ करके, टोटल करने वाला, उसको बोलते हैं वेजर। अच्छा। सर वोकेशन है, वेकेशन नहीं है। वोकेशन मतलब कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जैसे फ्रीलांस वगैरह जो आप हम वैसे कर बोल लेते रहे हैं। हैं। मतलब वो कराने वाला नहीं होता मैम। नहीं अच्छा, नहीं फिर सर, एडवेंचर में आता वोकेशन। आप वेकेशन बोल रहे थे, वोकेशन है ये। है। ओके। हाँ एडवेंचर जो वोकेशन जो है। कराने का बिजनेस। वोकेशन मतलब मैम जो बता रही है, जैसे कि उसमें क्या होता है, जो पार्ट टाइम बिजनेस मैम बता रहे हो आप, पार्ट टाइम वाला। हाँ सर, किसी भी तरह का वोकेशनल काम जो होता है। ठीक है। आप एडवेंचर, कुछ एडवेंचर्स कराने का भी काम करते हैं, जैसे आप लोग एक्टिविटी करने जाते हैं, जैसे मान लेते हैं हम, मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ एडवेंचर वाला। हम्म। जैसे आप ऋषिकेश जाते हो, ऊपर से कूदाने का भी बिजनेस होता है, तो वो उस तरीके का बिजनेस है, तो वो भी एक बिजनेस ही है। राइट, ये नहीं बोलेंगे तो बिजनेस नहीं है, तो मेरा काम एडवेंचर करवाने का है। ऐसा भी तो कराते हैं लोग एक दूसरे को बिजनेस का टूर कराते हैं। हाँ, मतलब जो अलग फाइनेंस सर्विसेज देते बिजनेस हैं। है, टिकट का बिजनेस है। नेक्स्ट आता है बी, देखिए, एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विथ और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू ए क्लॉज। मतलब इंसिडेंटल और एंसिलरी मतलब कोई और एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। जो ऊपर बोला है वो मेन एक्टिविटी हो गया। उस मेन एक्टिविटी के सपोर्ट में आप कोई और भी एक्टिविटी करते हो तो वो भी एक बिजनेस होगा। ठीक है, अब एग्जांपल बता देता हूं मैं, दो चार, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं।
बट सिंपल सा एग्जांपल, अगर लैपटॉप का बिजनेस है, माउस बना रहे हो तो भी बिजनेस हो, ये नहीं बोल सकते ये तो। बिजनेस में सपोर्ट दोगे हाँ मतलब अगर आप लैपटॉप बना के बेचते हो आप, सर जैसे कार बनाते हैं उसके पार्ट बनाने की छोटी छोटी कंपनियां होती हैं तो एंसिलरी हो गई ना वो। और वो कलेक्ट करके वो जमा करता है उसके बाद कागज उसको दे दो। जी। वो तो छोटी छोटी कंपनियां जो है जो घंटे लोग का काम करती है वो कोई वेकर्स नहीं होता तो हाँ वो हो गया। देखिए, अगर मेन एक्टिविटी सपोज करते हैं आपका लैपटॉप बनाने का काम है, तो एक एक ग्रुप ने उसी में, एक ग्रुप ने कीवर्ड भी, एक तो हम कीवर्ड परचेज कर सकते हैं, एक हम कीवर्ड बना भी सकते हैं। तो मेन हम्म। एक्टिविटी की एंसिलरी हो गई क्या, कीवर्ड बनाना, हम्म। माउस बनाना। मेन एक्टिविटी क्या था, लैपटॉप बना के बेचने का। हाँ। राइट। हम्म। हेलो। यस सर। सर 5 मिनट आप आ गए हैं क्या? सो मेन एक्टिविटी का, जो छोटे मोटे एक्टिविटीज होते हैं एंसिलरी भी होगा तो भी बिजनेस माना जाएगा। ये नहीं जी मैं तो लैपटॉप 1 करोड़ का बेचा है और 10 लाख का कीबोर्ड बना के बेचा है, कीबोर्ड पे तो मैं जीएसटी नहीं पे करूंगा, क्यों? क्योंकि वो तो मेरा बिजनेस क्या है, लैपटॉप का। हाँ। कीबोर्ड का तो मेरा बिजनेस ही नहीं है, इसलिए मैं उस पर जीएसटी पे ही नहीं करूंगा। नहीं जी, अगर आप मेन एक्टिविटी के अलोक में कोई एक एक्टिविटी भी करते हो तो भी जीएसटी माना जाएगा, और जीएसटी बिजनेस माना जाएगा और जीएसटी पे किया जाएगा। राइट। नेक्स्ट आता है सी। ये कहता है कि जो ए और बी की एक्टिविटी करते हो उसमें आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने एक बार वॉल्यूम, तो जी मैंने तो एक बार बिजनेस किया था, कीवर्ड एक ही बार बनाया था जी। हम्म। बनाया तो था ना। हम्म। बनाया तो था ना जी, मैंने एक ही बार बनाया था, मैं कंटिन्यूटी नहीं बना रहा हूँ जी, मैं रेगुलर नहीं बना रहा। भाई अगर आपने एक बार भी बना के बेच दिया, बोलो जी लैपटॉप तो मैंने 1 लाख बेचे हैं लेकिन कीवर्ड मैंने 10,000 बेचे हैं, तो ये मेरा बिजनेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। जी सर मैंने तो एक ही बार बेचा था, हाँ। ऐसा भी नहीं होगा। मतलब अगर बिजनेस है तो बिजनेस है, मतलब ये नहीं बोलोगे कि मैंने एक बार सर्विसेज दी थी तो ये एक ही बार तुमने 10 करोड़ की सर्विस दे दी जी, वो तो बिजनेस नहीं, मैं तो एक ही बार दिया था, ऐसा या नहीं। फिर जैसे सीजनल वर्क्स होते हैं जो लोग कहते हैं कि हाँ ये तो हम बस ये 2 महीने सीजन सीजन के टाइम पे करते हैं, है ना। अगर 2 महीने में 20 लाख रुपए क्रॉस कर दिया तो जो रजिस्ट्रेशन लो, जीएसटी हाँ। पे करो। सिंपल, गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है। ठीक हम्म। है मैम, थैंक यू। नेक्स्ट आता है सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स और सर्विसेज इन कनेक्शन विद द कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। कह रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मतलब कमेंसमेंट मतलब है स्टार्ट करना, हाँ। और बिजनेस क्लोज करने के लिए कोई गुड्स को परचेज करना है, एक्वायर करना, चाहे कैपिटल गुड्स भी एक्वायर कर रहे हो तो भी बिजनेस माना जाएगा आपका। यस। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट आता है प्रोविजन, देखो ये आगे ना, प्रोविजन वाइज क्लब, क्लब के मेंबर, एक में सेक्रेटरी, हाँ। जो लोगों के बिहाफ पे, ये बड़ा वो डाइसी सा है यार ये वाला, इसे बड़े प्रोविजन हम बाय प्लान। जो क्लब और मेंबर्स की, जो सोसाइटी मेंबर्स जो होते हैं, जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, जो पैसे कलेक्ट करते हैं ना और उसके बिहाफ पे फिर पे करते हैं, उनको भी कवरेज डाल दी इन्होंने। ठीक है, प्रोविजन बाई क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी ऑफ एनी सच बॉडी कॉर्पोरेट फॉर द फैसिलिटी और बेनिफिट टू इट्स मेंबर। मेंबर्स। मेंबर्स के लिए अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो सोसाइटी की कवरेज डाल दी। आप किसी भी चीज में, प्रेमाइसेस में, किसी भी चीज के प्रेमाइसेस में एंट्री करने का काम कराते हो, एडमिशन करने का काम कर रहे हो, बुक माई सो, हाँ। बुक माई शो, यही काम करते हैं ना। हाँ। सिनेमा हॉल में एडमिशन कराने का काम देते हैं, यस। भी बिजनेस है। ट्रेड फेयर में भी एंट्री करने का काम करते हैं, क्या है, बिजनेस है। सर्विसेज सप्लाई बाय पर्सन एज ए होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन वोकेशन। कह रहे हैं कि कोई बिजनेसमैन है, मेरा ही बिजनेस है, जैसे तरुण सर ने मेरे को एज ए एम्प्लॉय रखा था और मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ और बिलिंग तरुण गांधी ने कंपनी से मैं क्लाइंट को कर रहा हूँ, तो मैं टीकेसी के बिहाफ पे कंसल्टेंसी दे रहा हूं, तो ये भी एक टीकेसी की बिजनेस है। पढ़ो इस लाइन को, यस। ये कह रहा है सर्विसेज सप्लाई बाय ए पर्सन, मैं हो गया नितेश, एज अ होल्डर ऑफ एज ए होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय मी, मतलब मेरे द्वारा, मैं किसी ऑफिस में एज ए पार्टनर हूं या एज ए एम्प्लॉय होल्ड करता हूं, और मैंने जो सर्विसेज दी है उसके बदले टीकेसी ने इनवॉइस रेज किया है, तो बिजनेस ही है ना। राइट। ऐसा नहीं कहेंगे जी बिजनेस तो तरुण सर का था, सर्विसेज नितेश ने दी है और पैसे टीकेसी का, तो इसमें मैं वो नहीं पे करूंगा, क्या मतलब जीएसटी पे नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि तो बिजनेस तो तरुण सर ने दिया नहीं, तो सर्विस किसने दी है, नितेश ने दी है, ऐसा नहीं है।
क्लियर? मतलब डेफिनेशन पढ़ लो कितना वास्ट लेके जा रहे हैं सब कुछ डिटेल में। ये जो नीचे इन्होंने सट्टा मार्केट, वो जो टोटलाइजर वाला जो होता है ना, सट्टा खिलाते हैं, हाँ उनको ले लिया इन्होंने, जो टोटल वगैरह करते हैं उनकी भी सब। देन एनी एक्टिविटी ऑफ ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर कुछ करती है वो भी बिजनेस माना जाएगा। जैसे अगर देखोगे कि कई जो गवर्नमेंट प्रोवाइसेस होते हैं वो रेट पे चढ़ जाता है, राइट? लाइसेंस की सर्विसेज, ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस दी जाती है, आधार कार्ड बनता है, पैन कार्ड यस बनता है, सबकी एक फीस होती है, सब पे जीएसटी लगता है, यस अगर आप देखोगे तो। सो दैट्स पोस्ट सर्विस देती है, रेलगाड़ी की आपका सर्विस, बिजनेस रेलगाड़ी का बिजनेस देखा है आप लोगों ने? LIC रेलगाड़ी, हाँ ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या है? ये बिजनेस है। मैं ये हाँ सारे जो अभी आज मैंने पढ़ाया नेक्स्ट क्लास में दोबारा रिवाइज कराऊंगा। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा। कोई डाउट है ठीक तो सर अभी पूछ सकते हैं। इसको दोबारा पढ़ लेंगे। सारा पढ़ लीजिएगा सर, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है एनी डाउट? नो अगले सर क्लास में नॉट जरूर सो पूछिएगा। फार ओके मैम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। श्योर लंच के थैंक बाद। यू